मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि इसके पहले अभी हमने फेसबुक पर एक पोस्टर जो है डाला था, जिसके अंतर्गत हमने इस बात के बारे में आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर आप लोग कराना चाहते हैं निःशुल्क, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और आज का ही मैंने समय दिया था कि 8 तारीख से 8 बजे से और 8:45 तक मैं आपके प्रश्नों को हम लेंगे और आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करिए। फ़ोन का एक नंबर भी मैंने दिया था। तो मित्रों, लेकिन उससे पहले हमारा उद्देश्य एक ये और है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने सरकारी नौकरी के योगों के बारे में चर्चा की थी कि अगर सरकारी नौकरी आपको मेरे देखिए, रोजी रोजगार बहुत बड़ी समस्या है और गवर्नमेंट की जॉब हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है। तो विद्यार्थी लोग प्रश्न किया करते हैं कि हमारी जन्मांक में आप ये देख करके जो है बताइए कि सरकारी नौकरी का योग कब है और कैसे होगा। तो इसके हमने इस कार्यक्रम को 2 भागों में हमने डिवाइड किया था। प्रथम भाग में हमने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लिए थे, इक्विवेलेंट जो उनके थे, जिनमें ऑफिसर्स की श्रेणी में आते हैं, जैसे आपका IAS, PCS वगैरह और एलाइड ऑफिसर्स जो होते हैं, तो इनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे द्वितीय भाग की, माने दूसरे भाग की हम बात करेंगे। साथ में अगर आप लोग हमसे क्वेश्चन अगर करना चाहें कुंडली का निःशुल्क, अगर आप लोग विश्लेषण कराना चाहें तो भी हम तैयार हैं। जो हमने नंबर दे रखा है उस नंबर पर अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपकी कॉल को हम निश्चित ही हम लेंगे। चलिए, तब तक हम अपने इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में IAS और PCS से नीचे गवर्नमेंट, देखिए हमने पहले वीडियो में बताया था कि सरकारी नौकरी को 2 ग्रह गवर्न करते हैं, मंगल और सूर्य और मंगल जिनके उच्च के होते हैं और केंद्र में होते हैं, तो उनको सरकारी नौकरी IAS और PCS, और जिनकी लग्न बहुत ही मजबूत होती है, जिसका बल निकाला जाता है, षडबल जिनका निकाला जाता है, अगर वो 85 से 80% तक अगर होता है तो उन्हें IAS और PCS की नौकरी मिल सकती है। लेकिन जिन लोगों में सूर्य और मंगल पर लगने वाले प्रभाव जो है निगेटिव होते हैं या अच्छे प्रभाव नहीं होते हैं, तो उनमें वो लोग, उन्हें सरकारी नौकरी मिलती तो है, एक तो प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ता, बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कठिन परिश्रम करने के बाद भी उन्हें वो विभाग नहीं मिलता, किस तरह की नौकरियां उन्हें मिलती हैं, SSC, बैंक, रेलवे और अदर्स इक्विवेलेंट पोस्ट जो होती है, उन पर उनके जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आज विशेषता हम बात करेंगे कि जो SSC और बैंक में जो लोग जाते हैं तो उनके ग्रहों की स्थिति क्या बनती है। देखिए, प्रथम तो ये बात तो निश्चित है कि केंद्र में 1, 4, 7 माने प्रथम भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में सूर्य का होना अति आवश्यक है। अगर इन भाव में मंगल भी बली है तो सेना में जाने की स्थिति बन सकती है। ये हम पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब बात उठती है क्लर्क की। अगर बैंक में क्लर्क हम जाना बैंक में अगर कोई व्यक्ति क्लर्क बनना चाहता है या बैंक में ऑफिसर्स बनना चाहता है, देखिए बैंक की नौकरी 2 भागों में डिवाइड है। एक तो ऑफिसर्स होते हैं, इसे PO बोलते हैं, और दूसरे लोग जो होते हैं वो क्लर्क की श्रेणी में आते हैं, लिपिक की श्रेणी में आते हैं। तो जो लोग ऑफिसर्स की श्रेणी में आते हैं, उनके जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और उनमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। शुक्र लगने से दूसरे भाव का उनके अंदर समावेश होता है। वही लोग बैंक की नौकरी का प्रयास उन्हें करना चाहिए कि अगर उनका दूसरे भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी अगर केंद्र में हो और इसका संबंध कहीं न कहीं से धन से बन रहा हो, ट्रेजरी और ट्रेजरार से बन रहा हो, तो ये लोग बैंक में क्लर्क की पोजीशन में जाते हैं। साथ में किसी निगेटिव ग्रह का प्रभाव भी हो।
अगर अच्छे ग्रह का प्रभाव होगा तो वो बैंक में ऑफिसर्स की श्रेणी में चले जाएंगे। लेकिन अगर कम से कम 2 निगेटिव ग्रहों का प्रभाव होगा तो बड़ी मुश्किल में बामुश्किल वो मेहनत करेंगे और एक सिस्टम का छोटा सा हिस्सा बन के रह जाएंगे। एक ग्रह है राहु। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि राहु शनि की तरह से प्रभाव देता है और केतु मंगल की तरह से प्रभाव। अभी एक दिन मैं एक किताब को पढ़ रहा था, एक पुस्तक को पढ़ रहा था, तो इसमें एक ग्रंथ में ये लिखा हुआ था कि राहु और केतु का संबंध अगर धन से है तो अचानक से धन की प्राप्ति ये करवा देते हैं, लेकिन कभी मुख्य धारा में जुड़ने नहीं देते। देखिए, धन 2 तरह से प्राप्त होता है। एक तो आप IAS ऑफिसर बने, परमानेंट इनकम आ रही है, माने मुख्य धारा के आप हिस्सा है, मतलब यू आर ए पार्ट ऑफ ए मेन स्ट्रीम, माने आप मुख्य धारा का एक हिस्सा है। लेकिन अगर राहु की स्थिति बनी तो धन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन मुख्य धारा के आप हिस्सा नहीं होंगे। काम कुछ उसी तरह से होगा, लेकिन अचानक से धन इस महीने मिल गया, अगले महीने को बिल्कुल भी न मिले, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तो छोटा सा मशीन, जैसे मशीन है, मशीन में छोटा सा कल पुर्जे की तरीके से ये उस व्यक्ति को सेट कर देता है। अगर राहु का प्रभाव उसका दूसरे स्थान में हो, 10वें स्थान में हो, 4थे स्थान में हो और 7वें स्थान में हो, तो राहु की स्थिति ये बनती है। तो जितने भी जो लोग SSC, बैंक और इक्विवेलेंट एग्जाम जो क्लर्क की श्रेणी में आते हैं, इनमें कहीं ना कहीं से राहु का संबंध है। अब अगर इनका संबंध धन के स्थान से भी है या शनि से है, तो ये लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जैसे इंश्योरेंस, कमीशन और दलाली का काम जहाँ जुड़ा होता है, जहाँ धन का आवागमन है, ये उसको संभालने का ये काम करते हैं। तो मित्रों, आज जो मैं बात कर रहा हूँ एक जनरल बात कर रहा हूँ। किसी की कुंडली पर के ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है वो एक अलग की बात है। देखिए, हमारे ये जो जनरल आज जो हम बता रहे हैं, ये जनरल रूल है, जनरल नियम हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि का जो स्थान है, माने 10वें स्थान में मीन राशि पड़ी। अगर सूर्य और गुरु अगर 10वें स्थान में है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को IAS ऑफिसर बनना चाहिए, ऐसा हमने इसके पहले भाग में कहा है। बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन ये व्यक्ति IAS ऑफिसर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि 8वें स्थान में मकर राशि में शनि स्वराशि होकर के बैठा और दूसरे स्थान में राहु रहा जो धन का स्थान है। अगर IAS ऑफिसर बन जाता तो धन की स्थिति साउंड नहीं हो जाती, एक अच्छी हो जाती। लेकिन राहु ने क्या किया कि उस व्यक्ति को सारे अच्छे ग्रह, माने 10वें स्थान में गुरु और शुक्र जैसे मजबूत ग्रह, माने गुरु स्वराशि होने के बावजूद भी वो व्यक्ति सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गया। देखिए राहु ने कितना जबरदस्त प्रभाव किया। देख, ग्रहों की स्थिति को मैं फिर से समझा देता हूं। एक मिथुन लग्न की कुंडली है, दूसरे स्थान में कर्क राशि पड़ी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा छठे आ गया और दूसरे स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा वो छठे स्थान में आ गया और छठे स्थान का स्वामी, छठे स्थान में वृश्चिक राशि, छठे स्थान का स्वामी चला गया दूसरे स्थान परिवर्तन योग बना, कर्ज की स्थिति बनी। कर्ज क्यों हुआ? अब हम आते हैं इसके 10वें स्थान में। देखिए, आदमी ऊपर कर्ज तभी होता है जब उसका व्यापार अच्छा नहीं होता। जब 10वें स्थान पर दृष्टि हम डालते हैं तो हमारा गुरु मीन राशि में स्वराशि होकर के बैठा है, उसी में सूर्य भी है, पराक्रम स्थान का स्वामी, माने तीसरे स्थान का स्वामी सूर्य भी है उसी में। तो गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी हुई हमने जब शनि की दृष्टि डाली। 8वें स्थान में शनि स्वराशि होकर के 8वें स्थान में मजबूती से बैठा है।
शनि की तीसरी दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ी और शनि की 7वीं दृष्टि धन के स्थान पर पड़ी। मामला यहीं से खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो मामला जब यहां से खराब और बर्बाद हो गया तो व्यापार भी नहीं जो चला उनका। जब व्यापार नहीं चला, वो सिस्टम का छोटा सा हिस्सा बन के रह गए। उनको तो IAS ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन शनि सैटर्न इज ए सेपरेटर ग्रह और ये बाधक भी है। इसने बाधाएं लगाई व्यापार में। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिली। कुछ और काम भी शुरू किया, आज काम मिला, कल काम नहीं मिला, या 2 महीने काम मिला, 3 महीने नहीं मिला। ये स्थितियां शनि ने पैदा करी। और शनि की दृष्टि दूसरे स्थान में पड़ी और दूसरे स्थान में राहु भी है और छठे स्थान का स्वामी मंगल भी है। तो स्थिति खराब हो गई। हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्लर्क और रेलवेज वगैरह के जो एम्प्लॉई हैं, जो सिस्टम का एक हिस्सा है, तो इनमें कुछ इसी तरह के ग्रहों की स्थितियां बनती हैं। सूर्य भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, लेकिन दृष्टि कम से कम 2 ग्रहों की ऐसी है जो सूर्य और मंगल के प्रभाव को कमजोर कर रही है। तो गवर्नमेंट की जॉब तो उन्हें मिलेगी, लेकिन वो एक सिस्टम का हिस्सा होंगे। अपने हाथ में कुछ भी नहीं होगा, वो क्लर्क होंगे। माने उस पूरे संस्थान के जहां वो नौकरी कर रहे होंगे, बास कोई दूसरा होगा, वो कहीं काम कर रहे होंगे। तो ये हमारे दूसरे हिस्से की बात है। अच्छा, अब इसके बाद में आज चूंकि लोगों को प्रश्न हमें करना था, आज हम डायरेक्ट प्रश्न की बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से शायद जो किसी को कुंडली नहीं हमसे पूछनी है, तो हमने सोचा ये कि हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ा करके हम इसको जो है इसके दूसरे भाग को समाप्त करते हैं। मित्रों, हमारा कहने का मतलब केवल इतना ये है कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ये कोई अटकल लगाने वाला काम नहीं कि जो मन में आया सो कह दिया। हमारे पास रोज कुंडलियाँ आती है, कल फलाने कुंडली ने हमसे मतलब आचार्य ने हमसे ये कहा। क्या कहा कि आप इनकी पूजा करने लगाओ, आप उनकी पूजा करने। देखिए, ग्रहों की शांति और पूजा, कर्मकांड दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ग्रहों की शांति एक अलग मुद्दा है और जो हमारी नित्य पूजा है वो एक अलग मुद्दा है। मित्रों, इसके साथ में हम इसके अपने दूसरे भाग को समाप्त करते हैं और आपसे यही हम चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो अभी भी समय है, 8 बजे से और 8:45 का मैंने समय दिया था। अगर आप चाहें तो आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि हमारे पास व्हाट्सएप पर और मैसेज पर तमाम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ दी है, लेकिन हम उनका विश्लेषण करेंगे नहीं। उनका विश्लेषण इसलिए नहीं करेंगे, जब मैंने ये कहा था कि मैं बात करूँगा, आप मुझे फ़ोन करेंगे, हम फ़ोन से ही डायरेक्ट हम बताएंगे। मित्रों, इसके साथ में ही हम इस प्रोग्राम को अब यहीं समाप्त करते हैं और आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।